विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। भारत के भूगोल में मृदाएं एवं प्राकृतिक वनस्पति, सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, उसमें काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हिमालय प्रदेश की लकड़ियां, वुड ऑफ द हिमालयन रीजन्स। क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, उत्तराखंड पीसीएस में भी बने हैं, आईएएस में भी बने हैं, ठीक है। तो पहला है सिल्वर फर, सुना है सिल्वर फर? हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत सनोवर। क्या बोलते हैं? श्वेत सनोवर। नुकीली पत्ती वाले वृक्ष 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं। यह वृक्ष 45 मीटर तक ऊंचे और 6 से 7 मीटर तक मोटे होते हैं। इनका उपयोग, अब मेन चीज होती है उपयोग, जो क्वेश्चन बनता है उपयोग से बनता है। हल्की पेटियां, पैकिंग, तख्ती, दिया सलाई, कागज की लुगदी और फर्श की तख्तबंदी करने में होता है। फर्श की तख्तबंदी करने में होता है सिल्वर फर या श्वेत सनोवर। दूसरा देवदार, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, उत्तराखंड के लोगों, है ना। सिड्रस बोलते हैं, देवदार बोलते हैं। ये वृक्ष जो है 30 मीटर ऊंचा, 6 से 10 मीटर मोटा होता है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, गढ़वाल के पश्चिम में, हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर, भूरी, पीली, सुगंध युक्त और टिकाऊ होती है। यह सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होती है। इससे सुगंधित तेल भी निकाला जाता है, सुगंधित तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। अगला है चीड़ यानी पाइन। अगला क्या है? चीड़। ये तो सुना होगा, इससे तो कई क्वेश्चन बने उत्तराखंड पीसीएस में। कई बार पूछा कि वो चीड़ की जो पत्तियां नीचे गिरती हैं उसको क्या बोलते हैं? पिरूल बोलते हैं। दूसरा पूछा होगा उसने कि राल और बिरोजा यानी रेजिन और टर्पेंटाइन किससे प्राप्त करते हैं? हम चीड़ से प्राप्त करते हैं, है ना। तारपीन का तेल निकलता है, तारपीन का तेल देखा होगा आपने, फर्नीचर उद्योग में काम आता है। वो भी हम किससे? लीसा, लीसा सुना होगा आपने, लीसा फैक्ट्री है कि जी, लीसा फैक्ट्री में क्या निकाल रहे हैं? लीसा निकाल रहे हैं। तो पेड़ पे क्या करते हैं? कट मारते हैं, उससे वो जमा होता रहता है, उसका जो तेल होता है वो निकल के गोंद जैसा निकलता रहता है, फिर उससे लीसा बनता है, लीसा से फिर तारपीन का तेल बनता है, ठीक है। और एनवायरमेंट के लिए बड़ा शत्रु मानते हैं किसको? चीड़ को। किसको? हाँ जी, जहां पर चीड़ होता है ना वहां पर और पौधों को नहीं उगने देता हो। जहां पर बांझ होगा वहां पानी होगा। क्या होगा? बांझ क्या करता है? उसकी जड़ें पानी को, बांझ के जो धारे होंगे उससे निकलने वाला जो पानी होगा, आप कोई भी वो लगा दो, क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, कितने भी लगा लो आप, कोई वो चीज नहीं मिलेगी आपको जो देवदार के जंगलों से निकला हुआ जो क्या होगा? पानी होगा, जो पौष्टिकता होगी उसमें, ठीक है। और चीड़ जहां होगा वो सुखा देगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वो करता है और सुखा देता है अगल बगल की किसको। लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखें तो चीड़ एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। पहले किसी जमाने में जब टीबी होती थी तो टीबी ऐसी था जैसे आज कैंसर है, मतलब असाध्य रोग माना जाता था। तो ट्यूबरक्लोसिस वालों को भवाली भेजा जाता था। हाँ, नैनीताल से आगे पड़ता भवाली है, तो वहां क्या था? चीड़ और देवदार के जंगल थे। उन चीड़ के जंगलों की जो हवा है वो ट्यूबरक्लोसिस वाले को, जैसे डेथ 1 साल बाद होनी है तो 2-3 साल सर्वाइव कर लेता था आदमी। इतना समझ में आया? इलाज नहीं था टीबी का पहले, अभी है। अभी क्या है? डॉट्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? कम से कम 10 बार बता चुका हूं मैं। आईएएस का क्वेश्चन रहा है, डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी किसी जमाने में उन्होंने, ठीक है। तो राल हो गया रेजिन और बिरोजा होगा टर्पेंटाइन। इतना समझ में आ गया? तो चीड़ ये हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। यह एक मध्यम कठोर लकड़ी है। चाय की पेटियां, फर्नीचर, माचिस उद्योग में प्रयुक्त होती है। इससे राल यानी रेजिन और बिरोजा बिरोजा यानी टर्पेंटाइन प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कच्ची भी जल जाती हैं लकड़ियां। चीड़ में जो गोंद होता है, जो अंदर तेल होता है, तैलीय वृक्ष है ना, ये तैलीय वृक्ष मतलब कच्चा भी अगर जलाओगे धुआं करेगी, लेकिन बर्तन को काला कर देगी, लेकिन कच्चा भी जला सकते हैं इसको। इतना समझ में आ गया? और हाँ, दिवाली में जो भैलो बनता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों का बनता है। तो जो इगास होती है, इगास मतलब उत्तराखंड की जो दिवाली है वो 11 दिन बाद मनाई जाती है। आज इगास है, आप सभी को बधाई, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद।
यहां पर इसलिए मनाई जाती है इगास, जो प्रचलित कथा है वो ये है कि माधो सिंह भंडारी गौरवंजक तिब्बतियों के साथ क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। कई साल हो गए, माता जी ने उनके गाना भी, मतलब एक वो भी है, गाना भी है कि 16 श्राद्ध चले गए, 12 दिवालियां चली गई, माधो सिंह भंडारी अभी तक मेरा आया नहीं। शेरों में शेर कौन? माधो सिंह भंडारी। कौन माधो सिंह भंडारी? मलिथा वाले माधो सिंह भंडारी, जिन्होंने वहां पर गूल का निर्माण कराया था। क्या कराया था? मलेथा की गुल। मलेथा में पानी नहीं था, वो पानी लेके आए, उस जमाने में उन्होंने नहर बनाई। और आज आप उस टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी को देख के मतलब हैरान हो जाएंगे कि राजा था तो कौन? माधो सिंह भंडारी। पहाड़ को काट कर गुफा बना रखी उन्होंने। क्या कर रखी? गुफा बना रखी। जितने भी आपके ये इरिगेशन वाले हैं ना, उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है वहां पर कि देखिए ये एक जमाने में माधो सिंह भंडारी ने क्या किया, मलेथा में गूल का निर्माण किया। बासमती होती थी वहां। अभी रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे ने एक्वायर कर दिया काफी लैंड, तो अब वो बात नहीं रही वहां पर। ठीक है, तो इगास क्यों मनाई जाती है? क्योंकि माधो सिंह भंडारी जब आए तो दिवाली के 11 दिन बाद आए, इसलिए यहाँ की जो दिवाली है उसको क्या बोलते हैं? इगास बोलते हैं। तो समझ में आ गया? तो चीड़ का बनता है, वो जो भैलो बनता है ना, जहां पर चीड़ होता है वहां चीड़ से बनता है, जहां अलग चीजें होती है अलग चीजों से बनता है। कहीं कहीं पर जो ऊंचे जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर तिल से बनता है। तिल के जो तिल झाड़े, मतलब तिल निकाले, उसके बाद तिल का जो क्या होता है, पौधा जो होता है, सुखा के उसको बांध के तब घुमाते हैं उसको। समझ में आ गया? नहीं आया? अरे तिल होता है पौधा, तिल हमने सुखा दिया, तिल निकाल दिए, बाकी जो बचा, जैसे जो वेस्ट बचा, उसको बांध के, तार में बांध के उसमें आग लगा के घुमाते हैं उसको, उसी को बोलते हैं भेला खेल। भेला, भेलो। ठीक है, पर सबसे अच्छा माना जाता है चीड़ का। इसका चीड़ का। अगला है नीला पाइन यानी ब्लू पाइन। यह कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी लकड़ी मध्यम कठोर होती है, जो गृह निर्माण, फर्नीचर तथा रेलों के स्लीपर बनाने में प्रयुक्त होती है। रेलों के स्लीपर बनाने में क्वेश्चन बना हुआ, रेलों के। इससे भी राल तथा बिरोजा प्राप्त होता है। आप सोचो ना, किसी जमाने में हम बोलते हैं कि देहरादून में रेल पहुंचा दी अंग्रेजों ने, क्यों पहुंचाई होगी बताओ? इसलिए नहीं पहुंचाई कि आप हरिद्वार से देहरादून घूम सको, इसलिए पहुंचाई ताकि जितना भी वुड प्रोडक्ट था उसमें पहाड़ से नीला पाइन का जो आता था उसको एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, अपने देश ले जाते थे। किसके लिए? स्लीपर बनाने के लिए। क्या होता है स्लीपर? बताओ। हाँ, एक स्लीपर डब्बे के अंदर भी होता है कि कौन सा डब्बा लिया, वो वाला नहीं। रेल की पटरी को बांधने के लिए जो बीच में पहले लकड़ी लगती थी, अब लकड़ी को हटा दिया गया है। वो लकड़ी सालों साल तक नहीं सड़ती थी। ठीक है, तो उस लकड़ी को लगाया जाता था। तो विदेशों में जो लकड़ी लगाई गई है ना, ब्रिटेन में जो ट्रेन बिछाई गई, वो लकड़ी भी यहां से लेके गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। रेलों के स्लीपर किससे बनाए जाते हैं? नीला पाइन। राल तथा बिरोजा भी प्राप्त होता है। राल सुना है आपने? जब अंत्येष्टि की जाती है, फ्यूनरल होता है जब किसी का, तो उसमें क्या होता है, लकड़ियां एकदम आग नहीं पकड़ती हैं। डेड बॉडी को जब जलाते हैं तो उसमें भी राल डाली जाती है, बुरादा सा होता है, वो डाल दिया, उसके बाद फिर चिता अपनी आग पकड़ लेती है, उसके बाद बुझती नहीं है। ठीक है, अगला स्प्रूस। अगला क्या है? स्प्रूस पश्चिमी हिमालय में 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी कोमल लकड़ी निर्माण कार्य, कैबिनेट, पैकिंग के डिब्बे, लुगदी बनाने में प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना, कागज की लुगदी कोनिकल फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। वैसे किससे? क्योंकि मुलायम होती है लकड़ी, तो कोनिकल फॉरेस्ट मतलब कोणधारी वन। जहां बर्फबारी होती है वहां पर वन किस प्रकार के होते हैं? कोणधारी होते हैं। चलो अगला है वॉलनट। यह कश्मीर, अच्छा, लुगदी बनाने में जो नंबर 1 है वो कनाडा है। क्या है? कनाडा। ठीक है, कागज की लुगदी खुद जितना उसको जरूरत होती है उतना यूज करता है, बाकी वो एक्सपोर्ट करता है। कंटेनरों में भरकर कागज की लुगदी क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है अन्य देशों के लिए। वॉलनट अगला। यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय से प्राप्त होता है। इसकी हल्की लकड़ी वाद्य यंत्र, क्वेश्चन बना है यहां से, वाद्य यंत्र के लिए किसकी लकड़ी प्रयोग की जाती है? आंसर वॉलनट। कैबिनेट, कार्य और नक्काशी के लिए प्रयुक्त होती है। वाद्य यंत्र, कैबिनेट कार्य
और नक्काशी के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है विलो, ये उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन है। क्रिकेट बैट होते हैं, इसी के बनाए जाते हैं। उन्होंने पूछा क्रिकेट बैट किसके बनते हैं, आंसर विलो से बनते हैं। मजबूत लेकिन हल्के, मजबूत और हल्के। यह उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है तथा क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट के बल्ले जो बनते हैं, बल्ले मतलब बैट। बर्च तथा भोजपत्र, यह हिमालय के उच्च ढालों पर मिलता है। फर्नीचर, प्लाई, कैबिनेट आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला है साइप्रस, यह अधिकांशतः उत्तराखंड में मिलता है। इसकी टिकाऊ लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। तो आपने ये सब याद करने हैं, आपने हल्का हल्का स्प्रूस, वॉलनट, विलो, है ना, बर्च, साइप्रस, ठीक है। अगला है मानसूनी वनों की लकड़ियां। मानसूनी वनों की लकड़ियां, सागौन, सागौन यानी टीक, टीक यानी टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका वृक्ष तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों के निचले ढालों तथा उड़ीसा में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र का उत्तरी कन्नड़ तथा मध्य प्रदेश है। इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ और सुंदर और टिकाऊ होती है। इस कारण रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर, दरवाजे, जहाज आदि बनाए जाते हैं। देश के वनों का क्षेत्रफल, देश में इसके वनों का क्षेत्रफल 57,216 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी के डिब्बे किस चीज के बने होते हैं, आंसर सागौन के बने होते हैं। तो जब भी आप लकड़ी की बात करेंगे तो हमेशा सुना होगा आपने साल, सागौन, देवदार, साल, सागौन और शीशम, ये तीन चीजें बड़ी महत्व रखती हैं, है ना। तो लकड़ी वाला जो होगा उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आती है, क्या देख के, जब वो क्या देखता है, असली साल देखता है। जब वो क्या देखता है, टीक देखता है जब असली सागौन, और जब क्या देखता है, असली शीशम, है ना। लेकिन आप लोगों ने इतना प्रयोग किया इनको वनों का कि वनों का, है ना, शीशम झाड़ी में शीशम ही नहीं है अब। किसी जमाने में शीशम ही शीशम था, नाम इसलिए पड़ा था शीशम झाड़ी। क्या पड़ा था, शीशम ही नहीं है। तो अगर आपके पास जगह है, जमीन है, तो अभी लगा दीजिए शीशम, 20 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा उसका। क्या मिलेगा। अगला है साल भाई, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, सुना है, कहावत है इसके लिए। 100 साल तक खड़ा रह सकता है, उसको काट दो 100 साल तक पड़ा रहेगा, और 100 साल उसे सड़ने में लगते हैं। तो साल, और इसको बोलते हैं सोरिया रोबस्टा। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, सोरिया रोबस्टा। ये वन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी से लेकर असम में नवगांव जिले, हिमालय के निचले ढालों, तराई के भागों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा में फैले हैं। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसके वन 1,06,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने में, लकड़ी की पेटियां बनाने में, फर्नीचर, जहाज, खंबे आदि बनाने में काम आता है। और जो चौखट बनती हैं वो भी साल की बनती है। किसकी बनती हैं, साल। तो सिस्मिक जोन पे रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी भूकंप आता है तो कहां पर जाना चाहिए, जब समय ना हो तो कहां पे जाते हैं, चौखट पे। अरे कोने पे नहीं जाते भाई, हाँ, कॉलम के नीचे जाते हैं या चौखट पर खड़े होते हैं। इस पर क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर बचने की, सिर पर ऊपर से गिरने की संभावना कम होती है। ठीक है, भूकंप आएगा तो ये गिरेगी, ये वाली इधर, ये गिर सकती है, ऊपर से गिर सकता है, लेकिन जो चौखट होगी वहां पर बचने की संभावना होती है पूरी। चलो अगला। आप भी बोलते हो कैसी मनहूस बातें करते हैं, तो भाई ये हकीकत है कि भूकंप आता है। जापान में बच्चों को सिखाया जाता है वहां पर, क्योंकि जो बारंबारता है भूकंप की वो बहुत ज्यादा है। कई बार सायरन बजते हैं स्कूल में, तो वहां बच्चों को सिखा दिया जाता है कि जैसे ही भूकंप आएगा सबने टेबल के नीचे क्या होना है, सिर रखना है अपना। तो वहां का जो फर्नीचर होता है वो उसी तरह से बनाया जाता है। इस प्रकार से मजबूत फर्नीचर, बच्चों की जो स्कूल होती है नॉर्म्स होते हैं वहां पर, कि आपका जो फर्नीचर होगा वो इतना होगा कि अगर उसके ऊपर कुछ गिरा तो फर्नीचर टूटे ना। ठीक है। तो कई बार वहां पर क्या होता है, इमरजेंसी अलार्म बजते हैं, उन बच्चों को देखा जाता है कि ये सीखे कि नहीं सीखे। तो सबके सब बच्चे कहाँ चले जाते हैं, बेंच के नीचे।
जब तेज आ रहा हो भूकंप तब यही करना चाहिए, जब भागने का टाइम ना हो। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब भूकंप आता है। आग लगने पर, भूकंप आने पर, तब किसका प्रयोग करना है? हाँ जी, सीढ़ियों का प्रयोग करना। अगला भाई सुंदरी चंदन, सैंडलवुड, कौन सा? इसका वृक्ष मुख्यतः दक्षिणी भारत के शुष्क भागों, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है, इसका रंग पीला और भूरा होता है और इसमें से तेज सुगंध आती है। इसी से इसका मूल्य और महत्व अधिक हो जाता है। तो दुर्भाग्य यह है कि आपका जो पुष्पाराज जैसी पिक्चरें हैं, ये आपको बता रही हैं कि काटो चंदन काटो और हीरो बनो, है? विलेन होने चाहिए ऐसे लोग जो वृक्षों को काटते हैं। आपके सामने किस तरह से प्रस्तुत किया गया? हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया। बच्चे बच्चे ने अपने ठोडी पे हाथ लगा के क्या किया? डरेगा नहीं की। तो ये गलत मैसेज दे रहे हो आप भाई। क्या कर रहे हो? गलत मैसेज दे रहे हो। पेड़ काटने वाला उतना ही दोषी होना चाहिए जितना कि मर्डर करने वाला होता है। पेड़ काटना भी मर्डर ही माना जाता है। किसका? जैसे मनुष्य का मर्डर बोलते हैं ना, एक हो जाता है बिल्कुल, लेकिन पेड़ काटना भी वैसे ही है। क्योंकि मनुष्य तो कोई दिक्कत नहीं, पेड़ कटेंगे तो भाई फिर एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। फिर जैसे पानी पी रहे हो ना, वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेने पड़ेंगे मेडिकल स्टोर में। ठीक है? जब आदमी सीरियस होता है, बीमार होता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है? लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि कैसी एयर चाहिए होती है उस समय उसकी? क्लीन, बिल्कुल। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर होता क्या है? ऑक्सीजन के साथ क्या मिली होती है? बताओ। जब हम यहां पर सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। कितने प्रतिशत है नाइट्रोजन? हाँ, तो जितना हम नाइट्रोजन ले रहे हैं उतना हम छोड़ रहे हैं हर सांस में। क्योंकि नाइट्रोजन हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है? ऑक्सीजन है। 20-21% जो भी है, 20 पॉइंट समथिंग समथिंग, वो हमारे काम की है। हमारा हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जितने बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक, ऊतकों तक लेकर जा रहा है। इसीलिए हम क्या है? थोड़ी देर तक क्या करो, बगल वाले के मुंह पे पॉलिथीन लगा दो ऐसे करके। कैसे? और बांध दो गला। ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी घुटन महसूस होने वाली है। तो क्या करो, पॉलिथीन लगा दो और कितने सेकंड बाद? 1 मिनट बाद वो पॉलिथीन हटा दो। उसके बाद उनका चेहरा देखना कैसा होगा। कैसा होगा? काला नीला हो चुका होगा, है ना? ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे होंगे। ऐसा ही आने वाले समय में होना है, जिस हिसाब से हम पोल्यूशन क्या कर रहे हैं। सुंदरी वृक्ष, हाँ, तो मैं बता रहा था हीमोग्लोबिन का काम है वो 4 अणु लेकर जाना। ठीक है? इसीलिए जो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं, ये जो गोताखोर लेके जाता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? हीलियम। क्यों? क्यों? अरे हल्की नहीं है यार। जहाज के टायरों में क्या भरी जाती है कि हीलियम क्यों है कि हल्की है? ठीक है, वहां पे चल जाएगा आंसर, है ना? और क्या है? ज्वलनशील नहीं है। हाइड्रोजन भरेंगे तो जहाज का टायर में आग लग जाएगी। यहां पर इसलिए भरी जाती है, जब गोताखोर नीचे कूद मारता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है। जहां वो 4 अणुओं को लेकर जा रही थी, अब वो 3 अणु, 2 अणु, 1 अणु और 0। और 0 मतलब मौत। 3 अणु मतलब बेहोशी, 2 अणु मतलब बेहोश होना शुरू हो जाता है गोताखोर। ऐसे ही क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको भी क्या दी जाती है? हीलियम के साथ दी जाती है ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती है? अभी जो हम सांस ले रहे हैं उसमें क्या है? कितने परसेंट? पॉइंट समथिंग समथिंग ना। उतना हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, जितना ले रहे हैं उतना छोड़ रहे हैं। पौधे ले रहे हैं नाइट्रोजन को, लेकिन किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में ले रहे हैं। सीधे पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो समझ में आ गया? ठीक है। सुंदरी वृक्ष, सुंदरवन डेल्टा का नाम इसीलिए भाई सुंदरी वृक्ष पाया जाता है वहां पर। यह वृक्ष गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में बहुतायत में होता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है। इससे नाव बनती है, मेज बनती है, कुर्सियां, खंबे आदि आदि बनाए जाते हैं। ये जो बिजली के खंबे हैं ना, ये पहले लकड़ी के होते थे, ये पता है? आप तो लोहे के देख रहे हो, हम लोगों ने लकड़ी के खंबे देखे हैं पहले। नहीं पता?
कहीं इंटीरियर में जाना हो सकता है, वहां हो अभी भी लकड़ी के खंभे। तो क्या होता था कि वो लकड़ी कई सालों तक चलती थी, लेकिन बाद बाद में क्या होता था, नीचे से सड़ती थी वो खंभा। पूरा खंभा सही रहता था, नीचे से सड़ती थी, और जब खंभा गिरने वाला था तब चेंज किया जाता था उसको। फिर बाद में क्या हुआ, जब प्रोडक्शन ठीक ठाक हो गया हमारे देश में, तब लोहे के खंभे लगाए गए, और वहां पर जो तार होते हैं उनके लिए फिर एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई। कौन सी? चीनी मिट्टी के जो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, है ना। फिर क्या किया लोगों ने, चोरी की, जम्फर डाले। फिर क्या हुआ, विद्युत विभाग को बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने फिर एबीसी, क्या बोलते हैं इन तारों को? अरे भाई, ये जो वायर अब जो छुपे हुए हैं अंदर, इनको क्या बोलते हैं? कौन सी केबल है ये? हाँ, इस केबल को क्या बोलते हैं? अब आप जम्फर नहीं लगा सकते। अरे यार, कौन सी केबल है ये? फुल फॉर्म निकालिए उसकी। अगला, आबनूस भाई। इसकी लकड़ी गहरे काले रंग की होती है, कठोर होती है, दृढ़ होती है, टिकाऊ होती है। यह पश्चिमी घाट के वनों में और असम में पाया जाता है। आबनूस, आबनूस, है ना। यह पश्चिमी घाट के वनों में, असम में पाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग फर्नीचर, छड़ियों, छतरियों के दस्ते बनाने में होता है। इस पर खुदाई, नक्काशी का काम भी होता है। क्या होता है? आबनूस की छड़ियां, छतरियों के दस्ते। जैसे कोई पहले किसी के बाल काले होते थे, अब तो देखने को नहीं मिलते काले बाल, पर पहले होते थे, तब बोलते थे आबनूस जैसे हैं उसके बाल। कैसे? मतलब उपमा अलंकार का प्रयोग करते थे। चलो अगला, हल्दू। हल्द्वानी का नाम इसीलिए पड़ा, हल्दू के वृक्ष है वहां पर ज्यादा। हल्दू, यह एक कठोर और टिकाऊ लकड़ी है जो खिलौने बनाने और नक्काशी में प्रयुक्त होती है। इसमें अगला, पलाश। यह मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और छोटा नागपुर के पठार पर उगता है। इसकी पत्तियों पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। लाख के कीड़े पाले जाते हैं। इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट की भी उपमा प्रदान की जाती है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं? आंसर, पलाश को कहा जाता है। पलाश, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। पलाश के फूल, किसने लिखी पलाश के फूल? पलाश का बॉटनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। मैंने केबल पूछी थी, क्या बोलते हैं भाई? नहीं नहीं, कंसेंट्रिक कोड तो वैसे बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? एबीसी केबल, देखना जरा, एबीसी। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट से क्वेश्चन बन चुका है। और जो ये लाख, पता है क्या होती है? इसको लाहा भी बोलते हैं, इसको लाख भी बोलते हैं। लाक्षागृह सुना है आपने? लाक्षागृह, एरियल बंच्ड केबल, एबीसी। कौन सी केबल है ये? एरियल बंच्ड केबल। बंच मतलब गुच्छा। लाख पता है? लाख नहीं पता? जैसे कोई सरकार जब संपत्ति सील करती है तो उस पर क्या करती है? लाख की सील लगाती है। ये पता है? पांडवों को जब जलाया गया था जौनसार में, तो लाक्षागृह है वहां पर, तो वो भी लाख से बना हुआ था। ये कीड़े होते हैं, पत्तियों पे होते हैं, पलाश के पत्तियों पर होते हैं। इनकी जो शिट होती है उससे बनता है क्या? लाह है। अब जो क्वेश्चन बना, यूपीएससी ने देखो कैसा क्वेश्चन पूछा। उसने कहा लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट। आंसर, रांची में है। कहां पर है? रांची, झारखंड में। केंद्रीय लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया? कभी बना रहे होंगे, अगर आप वैसा मकान बनाओगे, अगर बिना नक्शा पास कराए, तो आएंगे कौन? या कोई गड़बड़ हो जाए तो जो संपत्ति सील की जाती है उस पर ताला मारते हैं, ताला मार के उस पर कपड़ा लगा के उस पर लाख लगा के एक मोहर मार दी जाती है। अगर वो ताला खोल दिया आपने तो समझ लो फिर जेल जाओगे। कहाँ जाओगे? अर्जुन वृक्ष भाई, यह एक कठोर और भारी लकड़ी है जो गाड़ियों और कृषि उपकरण बनाने में प्रयुक्त होती है।
इसमें। और अगर कचरा खाते हो, कचरा मतलब बाहर का बहुत अनाप शनाप खाते हो और शरीर में दिक्कतें होनी शुरू हो गई, तो अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन की छाल को जो पाउडर होता है उसको पी लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दो दो चार महीने पियो। पूरे साल भर की जो वो होती है क्या, जैसे पानी के पाइप गंदे होते हैं अंदर से, जम जाता है ना उसमें, है, तो वो ये अर्जुन की छाल क्या करती है, उन सबको जो आपकी आर्टरीज हैं उनको क्या कर देगी, साफ कर देगी। जो फैट वैट जमा होता है, इसीलिए बोला जाता है जिनको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है उनको बोलते हैं कि आप क्या करें, डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं कि अर्जुन को आथ पियो, उससे क्या हो जाएगा आपका। जिनका टीजी बढ़ता है, फिर पूछोगे टीजी क्या होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप समझ में आ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मतलब ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो जो ब्लड टेस्ट करने वाले होंगे वो पूछेंगे आपसे क्या आपने मटन चिकन खाया था ज्यादा, तो आप पूछोगे उनसे क्या इसमें टुकड़े आ रहे हैं ब्लड में, नहीं भाई, मात्रा आती है किसकी। या आपने बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हो, तला भुना खाते हो, तो आपका टीजी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। टीजी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा, टीजी बढ़ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा, घबराहट होगी आपको, भगवान ना करे हो। घबराहट क्यों होती है, एक जो हार्ट है वो पंपिंग मशीन है, उस पंपिंग मशीन का काम है क्या करना, पानी को, मतलब जो ब्लड है वो किस रूप में है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम है। विस्कोसिटी मतलब शांता, शांता मतलब नहीं समझे, शांता नहीं समझते हो। अरे यार जैसे बाल्टी में हमने पानी लिया, उसको घुमाया, घूम गया, फिर उसके बाद हमने तेल लिया, तेल घुमाने में थोड़ा क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, क्या बोलते हैं, शहद लिया, शहद घुमाया, फिर हमने क्या किया, तारकोल लिया, उसको घुमाया हमने, तो ज्यादा दिक्कत किस में हो रही है, अरे तारकोल में भाई, कोल तार, जैसे सड़क बनती है, तो विस्कस कौन है, ज्यादा विस्कस कौन है, मतलब शांता ज्यादा किसकी, कम किसकी, तो तारकोल की ज्यादा है, पानी की कम है, पानी घूम गया। इस हार्ट का काम था ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करना, पंप करना। अब आपने उस ब्लड का क्या कर दिया, खा खा के उसका तेल बना दिया, क्या बना दिया, कुछ लोगों ने उसका क्या बना दिया, तारकोल बना दिया। तारकोल मतलब, तो अब उसको पंप करने में क्या होगा, दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी उसको तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करेगा तो क्या होगा, घबराहट होगी। घबराहट क्या होनी, अटैक भी पड़ जाता है कई बार, नहीं समझे। पानी की मोटर से क्या आप शहद को वो कर सकते हो, माना आपके पास एक पूरा खड्डा जो है वो शहद से भरा हुआ है, और शहद भी कौन सा, मोटा वाला, और आपने पानी की मोटर से चाह रहे हो कि उस शहद को हम क्या करें, दूसरी जगह तक पहुंचा दे, पहुंचा दोगे, मोटर क्या करेगी, धुआं निकलेगा मोटर से। तो हार्ट से धुआं तो नहीं निकलता है, और हार्ट से क्या होता है, वो काम करना बंद कर देता है, वो कहता है ओके टाटा बाय बाय, क्या बोलता है वो। हाँ, तो शरीर जो है वो ज्यादा बदतमीजियां पसंद नहीं करता है, एक हद तक करता है, उसके बाद नहीं करता है, ठीक। तो आप लोग स्टूडेंट हो, खान पान पर नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद सदापर्णी वनों की लकड़ी, सदापर्णी मतलब जिनके पत्ते क्या होते हैं, वुड फ्रॉम एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो होते हैं उनके कौन कौन से होते हैं, एक होता है रोज वुड, क्या होता है, यह पश्चिमी घाट के ढालों पर, उड़ीसा के कुछ भागों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उगता है। इसकी कठोर तथा सूक्ष्म रेशों वाली लकड़ी फर्नीचर, वाहन, पहिए, वैगन, फर्श आदि बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। यह एक मूल्यवान सजावटी लकड़ी है, कौन, रोजवुड। अब पहिए से आप बोल रहे होंगे कि किस चीज के पहिए, किस चीज के पहिए, बैलगाड़ी में बैठे हो कभी, बैठे हो, क्या बात कर, आप बैठे हो, हाँ, तिल्हाड़ा, हाँ, आप बैठे हो बैलगाड़ी में, आप किस चीज के होते हैं उसके पहिए, लकड़ी के, बड़े होते हैं, बिल्कुल। और जो आनंद बैलगाड़ी में बैठने का है, भले ही धीरे चलती है वो, हालांकि पशुओं पर क्रूरता मानी जाती है कि पशुओं से हम क्या कर रहे हैं, खिंचवा रहे हैं गाड़ी को, पर जो आनंद उसमें है वो मर्सिडीज में भी नहीं है। इसमें
ठीक है, तो उसके पहिए किस चीज के होते हैं? लकड़ी के। तो घिसते क्यों नहीं वो? हालांकि उसका जो सर्कमफेरेंस होता है उस पर लोहे की एक वो लगाई जाती है, क्या रिंग लगाया जाता है ताकि वो घिसे ना, ठीक है। पर फिर भी मैंने कहा अगर माना वो नहीं भी है तो भी चल जाता है काम काफी टाइम तक। अगला एबोनी, भाई एबोनी सुना है? एबोनी का वृक्ष, यह दक्कन कर्नाटक, कोयम्बटूर, मालाबार, कोच्चि, त्रावणकोर में मिलता है। यह एक मूल्यवान तथा सजावटी लकड़ी है जिसका प्रयोग सजावटी, नक्काशी, तख्ते और संगीत वाद्य यंत्रों को बनाने में होता है। वाद्य यंत्रों में वॉलनट भी पढ़ा था हमने, हल्की लकड़ी है। वॉलनट में हमने और क्या पढ़ा? वाद्य यंत्र पढ़ा। एक वाद्य यंत्र जो होते हैं वो संगीत वाद्य यंत्र जो बनाए जाते हैं वो एबोनी के बनाए जाते हैं। इसके एबोनी। अगला गुर्जर, गुर्जन। अगला क्या है? गुर्जन। यह असम, पश्चिम बंगाल और अंडमान में पाया जाता है। यह आंतरिक निर्माण कार्य, पैकिंग के डब्बे, पैनल, फर्श, गाड़ियां, वैगन आदि बनाने में इसका प्रयुक्त होता है। तो समझ में आ गया? गुर्जन। गौण वनोपजें कौन सी होती हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से होते हैं? बेत, केन। बेत सुना है? हाँ हाँ, क्या चीज? वो केन बेतवा वो तो अलग है भाई। कहां पहुंच गया? बेत, बेत। बस अब आंदोलन करो आप एक बड़ा सा, है ना, आंदोलन में जाओ, उसके बाद जो लाठी पड़ेगी समझ लेना बेत है, ठीक है। और हाँ, फर्नीचर जो पोर्टेबल फर्नीचर, सबसे अच्छा फर्नीचर वही माना जा रहा है। अगर आप ईमानदार हो, कल को जब अधिकारी बनोगे और ईमानदार अधिकारी बनोगे तो बेत का फर्नीचर लेना। किसका? बेत का फर्नीचर लेना। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको हो सकता है एक साल में 10 ट्रांसफर झेलने पड़े, तो कहाँ कहाँ ले जाओगे भारी फर्नीचर, इसलिए बेत का फर्नीचर लेना, ठीक है। 2-3 काम करना जब अच्छे अधिकारी बन जाओगे। एक, अपनी जेब सिलवा देना ऊपर से, यहाँ पे एक सिलाई लगा देना कि मैं ऊपरी कमाई नहीं खाता हूं। दूसरा, एक जेब में हर समय अपने क्या रखना? क्या रखना मतलब? नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं भाई, इस्तीफा। एक जेब में हर समय इस्तीफा रखना। जहां पर आपको लगे कि मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध हो रहा है कार्य, वहां पर इस्तीफा पकड़ा देना और अपने आप पे भरोसा रखना कि मैं दूसरा जॉब भी क्या कर लूंगा, इससे ऊपर वाला निकाल लूंगा। और तीसरा, बेत का फर्नीचर लेना। इसका अभी तो हाँ हाँ कर रहे हो, कल को तो हाँ जी, अभी करते हो आप लोग हाँ, लेकिन ध्यान रखना कल को अगर मुझे पता चल गया कि बेईमानी हो रही है राज्य के साथ या देश के साथ, तो भीड़ के सामने कान भी खींचूंगा। यह कर्नाटक, केरल, असम ज्वारीय वनों तथा दलदलों में उगता है। कहाँ उगता है? दलदलों में उगता है। हाँ ठीक है, कल को पुलिस बन जाओ और मैं बिना हेलमेट के जा रहा हूं, मेरा भी चालान काटना। ये मत बोलना कि हमें पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, हो गया काम खत्म, बन गए ना आप, अब आपका काम क्या है? अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो मेरे क्या काटना है? आपने चालान काटना है। समझ में आ गया? तभी प्रसन्नता मिलेगी मेरे को। यह कर्नाटक, केरल, असम ज्वारीय वनों और दलदलों में उगता है। इसका उपयोग तार, रस्सियां, चटाई, थैला, टोकरी आदि बनाने में किया जाता है। बेत का फर्नीचर बड़ा सुंदर होता है और कमाल की बातें हैं कि इसमें हमारा मतलब जो स्थानीय आदमी होता है ना, वो लगा होता है, उसकी मेहनत लगी होती है। नहीं आया समझ में? एक चाइनीज फर्नीचर जो है दिखने में बड़ा सुंदर होता है, बिल्कुल हर जगह पे पेंच होते हैं, नट बोल्ट कसे, बिल्कुल पोर्टेबल टाइप का होता है। लेकिन बेत को आपने प्रेफरेंस देनी है। कारण क्या है? लोकल को वोकल, लोकल को वोकल। किसने कहा ये? किसने कहा? किसने कहा? मोदी जी ने कहा भाई कि जो लोकल चीजें उनको आप क्या कीजिए? प्रोत्साहित कीजिए। क्या कीजिए? अब मणिभद्रपुर में जाके भी मैगी खानी है आपने तो क्या फायदा आपका वहां पे जाके? वहां पे भी बिस्लरी पीनी है तो बेकार है आपका फिर वहां जाना। अगर आप माणा पहुंच गए, मणिभद्रपुर पहुंच गए, तो सरस्वती नदी का जल पीजिए ना। उनको बोलिए स्थानीय लोगों को सबसे अच्छा मिनरल वाटर कौन सा है? सरस्वती। कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से भर के लाएंगे वो आपके लिए, उसको पीजिए। वहां बिस्लरी नहीं पीना है। और वहां पर आपने स्थानीय प्रोडक्ट खाने हैं। आपने पूछना है भोटिया लोगों से, आप क्या उगाते हो अपने खेतों में?
छोटे छोटे खेत होते हैं उनके, बद्रीनाथ में जब माणा में रहते हैं वो लोग, तो उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं उगाए हुए, आलू उगाते हैं वो। उनको बोलो ना पकौड़ी बना के खिला दो और मुंह मांगी कीमत दो उनको, क्या करो, तो फिर वहां भी चिप्स खा रहे आप लेज के, क्या फायदा उसका। और उनकी चाय पियो, भूटिया लोगों की चाय, घी डालते हैं उसमें, नमक डालते हैं, इतनी बढ़िया चाय होती है। ठंड लग रही होगी आपकी, बिल्कुल सही हो जाएंगे आप। अब बोलेंगे घी नमक, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका, भूटिया लोग जो चाय बनाते हैं उसमें घी और नमक पड़ता है भाई। नहीं, नहीं पता था आपको? पता है? और किसी को पता था? कश्मीर में बनता है, बिल्कुल पहाड़ी जहां पर ठंड होगी वहां पर डालते हैं। तेंदू भाई, तेंदू पत्ता नाम सुने हो? बीड़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तेंदू पत्ते का। यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलता है। इसकी पत्तियां बीड़ी बनाने के काम आती है। तो बीड़ी उद्योग में जो होता है पत्ता कौन सा यूज होता है? तेंदू पत्ता। कुछ लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम बीड़ी पीते हैं। प्योर हर्बल है कि क्या है? हर्बल है कि, इसलिए सिगरेट कार्सिनोजेनिक है, बीड़ी कार्सिनोजेनिक नहीं है कि। अरे भैया बीड़ी भी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर होगा, थ्रोट कैंसर होगा, गले का कैंसर होगा। बीड़ी में फिल्टर नहीं होता है। क्या नहीं होता? बीड़ी में फिल्टर नहीं होता है, तो सारा धुआं जो होता है वो फेफड़े में जम रहा होता है। और एक चीज ध्यान रखना, किसी ने अगर अभी बीड़ी और सिगरेट पी ली और बहुत ज्यादा पी, 1-2 साल तक पी, उसके बाद आपने छोड़ दी, कोई महात्मा आए और उन्होंने कहा छोड़ दो, और आपने क्या कर दी? छोड़ दी, ठीक है, हो गया। 20 साल बाद आप अपना एक्सरे कराना, एक्सरे में आएगा, डॉक्टर पूछेगा आपसे बीड़ी पीते हो, क्या करते हो? क्योंकि जो कालिख जम गई फेफड़े में वो जमी रहेगी, उसको साफ नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में? जैसे पहाड़ों के मकान होते हैं, चूल्हा जलाते थे पहले, ऊपर ना काले काले होते हैं पूरा, क्या उसको हटा सकते हो? ले आओ कोई भी केमिकल ले आओ, हटा के दिखा दो, नहीं हटा सकते। छीलना ही पड़ेगा, वो फेफड़ा छील नहीं सकता अंदर से। छील सकते हो? मतलब रंधा लगा सकते हो फेफड़े पे कि बाहर निकाल के रंधा लगा के फिर बढ़िया से लगा दिया? नहीं कर सकते ना। वैसे ही है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी है। अब बॉयज बोल रहे हैं, खाली हमारी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? आजकल गर्ल्स भी, तो आपको भी, सभी को बोल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, स्मोकिंग नहीं करनी है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस। तेंदू पत्ता भाई, यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलता है। इसकी, और यहाँ तो बड़ा अत्याचार भी होता था किस पर? बीड़ी बांधने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको दिन भर में जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि बीड़ी सस्ती होती थी। कितने की है अब मुझे नहीं पता कितने की, किस जमाने 50 पैसे की मिलती थी। अब 50 पैसे की बीड़ी है तो दिन भर में कितने बांध देगा वो? कितने बांध देगा? तो 10-10 रुपए और 15-15 रुपए दिन भर की दिहाड़ी पर क्या करती थी महिलाएं और जो बच्चे थे वो बीड़ी बांधते थे। तो फिर लेबर जो रेगुलेशन एक्ट 1970 के तहत कार्रवाई हुई, फिर बोला गया भैया इतना नहीं, इनको न्यूनतम मजदूरी दो, इनको मतलब जीवन निर्वाह हेतु तो दो कम से कम, ठीक है? तब उनकी मजदूरी शायद बढ़ी। आज लेबर इंस्पेक्टर जगह जगह पर जहां बीड़ी बनती है वहां पर क्या करते हैं? अपना छापा लगाते हैं, पूछते हैं कितना मिल रहा है, उनका पूरा शीट बनती है कि इतना इतना पैसा। अगला लाख, शैलक बोलते हैं इसको। यह केरिया लक्का यानी नामक कीड़े की राल है जो पलाश, पीपल, कुसुम, शीशम, गुल्लर, शरीश, बरगद आदि वृक्षों पर पलता है। ये वृक्ष झारखंड में व्यापक रूप से मिलते हैं, जहां देश का लगभग 60% लाख प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था लाख, अभी पलाश पर भी बोला मैंने, साथ में मैंने बता दिया लाख केरिया लक्का कीड़े की राल है, पलाश, पीपल, कुसुम, शीशम, गुल्लर, शरीश, बरगद आदि वृक्षों पर पलता है। ये वृक्ष झारखंड में व्यापक रूप से मिलते हैं, जहां देश की लगभग 60% लाख प्राप्त होती है। इसीलिए जो सेंट्रल लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? रांची में है। कहां पर? रांची में। लाख का प्रयोग औषधि बनाने, रेशम रंगने, चूड़ियां बनाने, ये जितने भी कड़े वड़े होते हैं ना आपके आर्टिफिशियल सुंदर से, उसके अंदर जो होता है लाहा होता है। वो क्या होता है? पेंट बनाने में, मोम बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, स्प्रिट बनाने में प्रयुक्त होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला है भाई रेजिन। क्या है? यह चीड़ के वृक्षों से एकत्रित की जाती है। इसका उपयोग लिनोलियम, सीलिंग्स वैक्स, ऑयल क्लॉथ, स्याही, स्नेहक पदार्थ, पेंट आदि बनाने में किया जाता है।
स्नेहक समझते हो? स्नेहक नहीं भाई, स्नेहक स्नेहक। साइकिल चलाई है? साइकिल नहीं चलाई, चलाई है, ठीक है। उसमें क्या डालते हो आप? लिब्रिकेंट डालते हो? भाई जब साइकिल नहीं चलती ढंग से तो उसमें एक काला सा इंजन ऑयल सा डालते हो उसके टायरों में, वो स्नेहक है, ठीक है। जो आप गाड़ियों में ग्रीसिंग कराते हो वो भी स्नेहक है। ग्रीस भी क्या अपने आप में स्नेहक है। तो यूपीएससी देखो कितनी चालाक है, उसने पूछा कि जो हैवी मशीनरीज होती हैं उसमें एज ए लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताओ। ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत बड़ी मशीनें होंगी उसमें ऑयल नहीं डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं? चूर्ण डालते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। ताकि क्या हो? घिसावट, मतलब एक तो स्पीड बढ़ जाए, दूसरा घिसावट कम हो। किसका? मशीन का। तो हैवी मशीनरी में एज एन लुब्रिकेंट क्या प्रयुक्त होता है? आंसर ग्रेफाइट चूर्ण प्रयुक्त होता है। क्या होता है भाई? लिख लो, काम आएगा। ग्रेफाइट देखा है आपने? किसी ने ग्रेफाइट देखा है? हाँ, पेंसिल के जो आगे का जो जिससे लिखते हो वो क्या है अपने आप में? ग्रेफाइट है, ठीक है। बता दो इन्हें। हाँ, अगला है भाई गोंद। गोंद के लड्डू तो खाए होंगे आपने? नहीं खाए? हाँ, अच्छे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इनका प्रयोग चिपकाने, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल की फिनिशिंग, कागज छांटने, पेंट, कैंडी और ड्रग्स बनाने में किया जाता है गोंद का प्रयोग। इसमें ड्रग्स, कैंडी, टॉफियां भी बनती हैं गोंद की। अगला टेनिन तथा रंग, यानी टेनिन एंड डाइज, चमड़े के शुद्धिकरण में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ मैंग्रूव, वेटल, अर्जुन, चेस्टनट, कैसूरिना आदि वृक्षों की छाल में प्राप्त होता है। रंगने के पदार्थ पौधों तथा वृक्षों से प्राप्त होते हैं, जैसे लॉगवुड, कच्छ, मेहंदी, चंदन, बर्बेरी, शहतूत, सागौन, सफोला, केसर, सीडर आदि। तो जो टेनिन और डाइज होता है, चमड़े के शुद्धिकरण में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। चमड़े को रंगने में, शुद्धिकरण में टेनिन का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला कत्था, उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है। कत्था कहां से प्राप्त होता है? आंसर खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। खैर काटना और आदमी मारना बराबर माना जाता है, ये पता है? खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि में व्यापक रूप से पाया जाता है। आजकल मैं देख रहा हूं लोगों में एक प्रॉब्लम हो रही है जिसको बोलते हैं माउथ अल्सर। माउथ अल्सर का मतलब छाले पड़ना बार बार। अच्छी चीज नहीं होती है। अगर बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी हेल्थ क्या कर दी? बिगाड़ दी। इसका मतलब खान पान पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पानी पीना पड़ेगा। अब छाले हो गए तो क्या करना है? कत्था रखते हैं मुंह में। फिर क्या रखते हैं? कत्था। रात को कत्था रखो, सुबह तक छाले गायब। इसका मतलब कत्थे की तासीर जो है वो क्या है? ठंडी है। और कत्था क्या है? केमिकल नहीं है, कत्था नेचुरल चीज है। किससे प्राप्त होता है? खैर से। बशर्ते बाजार में पहले देख लें कि असली कत्था है कि नकली कत्था है, ठीक है। नकली भी आता है। मुंह बहुत लाल हो रहा तो समझ लो। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनस्पति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेत, तेंदुपत्ता, लाख, शहद, मोम आदि गौण वनोपज के स्वामित्व के अतिरिक्त उनके संग्रह, उपयोग व निपटान का अधिकार भी प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम? अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006। यानी वनवासियों को ये निकालने का अधिकार है, यानी शहद, शहद निकालने का अधिकार है, यानी लाह निकालने का अधिकार है। तेंदुपत्ता, बेंत, बांस, मोम। भाई आप माना उत्तराखंड में हो, आपके यहाँ बांस तो नहीं होता, आपके यहाँ रिंगाल होता है। क्या होता है? चौके बनाए जाते हैं जिसके। चौके सुना है? रिंगाल के चौके काफी बड़े बड़े से, मतलब नीचे बिछाने के लिए, बैठने के लिए होते थे पहले। आपके ये जितनी भी टोकरियां हैं वो बनती हैं रिंगाल से। जितने भी क्या हैं वो जिसपे घास लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, यूं कर रहे हो। आप यहाँ घास नहीं लाते पशुओं के लिए?
सिर पे लाते हैं? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, तो आपके यहाँ रिंगाल नहीं होता होगा फिर? हाँ, नहीं होता होगा। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हो, अनुसूचित जनजाति हो, तो आप उसको कर सकते हो, मोम, शहद। इसमें एक चीज और होनी चाहिए थी, शिलाजीत। शिलाजीत का भी निकाल सकते हो आप। चट्टान का पसीना बोलते हैं शिलाजीत को। शिलाजीत अपने आप में क्या है? मिनरल्स है। चट्टान से निकला हुआ जो काला रंग का जो पदार्थ है वो क्या है? शिलाजीत है। लेकिन ऐसे नहीं निकलता हो, ऊपर कहीं चढ़ना पड़ता, बड़ा खतरा होता है उसमें, है ना, शिलाजीत। तो क्या होता है कि जितना भी चट्टान में पसीना, मतलब ऐसे पसीना नहीं आता है, चट्टान के जो मिनरल्स हैं वो एक जगह पर क्या होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। दूध के साथ पीने से बोला जाता है कि शरीर की जो मिनरल्स जो चाहिए होते हैं वो सब प्राप्त हो जाते हैं उसको। किसको? शरीर को। ठीक है। संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार भी किसको है? और शहद निकालना कम कठिन कार्य है? बड़ी बड़ी चट्टानों पे चढ़ना पड़ता है भाई शहद निकालने के लिए, और आप उनके साथ क्या कर रहे होते हो? बार्गेनिंग कर रहे होते हो। नहीं, सही लगा, सही लगा। वो अपनी जान को जोखिम में डाल के जाते हैं। हाँ जी, शहद निकालने के लिए। वाह, क्या बात। पेड़ों पे भी होते हैं छत्ते, उससे कितना शहद निकाल लोगे यार। बड़े छत्ते जो होते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों में होते हैं, जितना जितना बड़ा एक कमरा है इतना बड़े बड़े छत्ते होते हैं, उनको काटा जाता है, उससे निकाला जाता है, रस्सियां लगानी पड़ती हैं। नेशनल ज्योग्राफी में प्रोग्राम देखिएगा ना, नेपाल में शहद निकालने का एक अलग जनजाति है, और वो मारती नहीं है मधुमक्खियों को, धुआं लगाती है, अपने शरीर पर पत्तियों को रगड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी छत्ता हटाना है तो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ते को ऐसे ऐसे रगड़ दो अपने पे, आपको मधुमक्खी नहीं बैठेगी, काटेगी नहीं। पर ये प्रयोग करना मत, कहीं पता लगा आप। हाँ, पर बता रहा हूं कि उससे भागती हैं। किससे? कड़ी पत्ते की स्मेल से। राष्ट्रीय वन नीति पढ़नी भाई इसके बाद। टाइम कितना हो गया? ठीक है, इसको अगले उसमें बताऊंगा। राष्ट्रीय वन नीति कर रहे हैं आगे। इसमें भारत में जो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई। 1894 को हाईलाइट करना है आपने, और याद करना है कि 1894 में एक वन नीति अपनाई, जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए विकास समिति को तथा हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। और ये सच बताऊं, अगर वन विभाग ना होता ना, तो ये जितने दिख रहे ना आपको, ये कहीं नहीं दिखते ये पेड़ पौधे, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है क्या करने की। और आपने देखा भी होगा, क्षेत्रीय जनता का हमेशा टकराव रहता है किसके साथ? फॉरेस्ट के साथ। कई बार एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है फॉरेस्ट। उसकी जो नीतियां होती है, वो घास काटने वाली घसियारों को भी क्या करता है? पकड़ लेता है कि नहीं, आप घास नहीं काट सकते। नहीं काट सकते भाई, फॉरेस्ट के कुछ नियम होंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, लेकिन स्थानीय लोगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों के समय से है, जो पर्वतीय राज्य हैं उनके बीच में और वन विभाग के बीच में हमेशा लड़ाई रही, हमेशा आंदोलन चलते रहे। क्यों? क्योंकि वन विभाग ने कहा ये हमारी भूमि है, और उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे जंगल है, हम तो पुश्तैनी जंगल है हमारे, हम तो काटेंगे, हम तो यहाँ से चारा लाएंगे अपने पशुओं के लिए, हम तो लकड़ी लाएंगे भाई, शादी है घर में, पेड़ तो काटेंगे हम। एक नहीं आया समझ में? तो वन विभाग और किसके बीच में? क्षेत्रीय जनता के बीच में हमेशा आंदोलन चलते रहे। उत्तराखंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई आंदोलन दिखेंगे आपको ऐसे। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई, जिसके अनुसार वनों की देखरेख के लिए विकास समिति और हर प्रांत में वन विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक नवीन नीति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अतः सरकार ने सर्वप्रथम 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना की। इस बोर्ड की सिफारिश के आधार पर 31 मई 1952 को केंद्रीय सरकार ने वनों के संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा की, जिसके प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि वन अब कृषि के दास मात्र नहीं है, बल्कि वे कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने और उन्हें बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। इस वन नीति की 4 मुख्य बातें थी। नंबर 1, वन के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना। नंबर 2, वनों को लगाना। नंबर 3, वनों को सुरक्षित करना। नंबर 4, वनों के संबंध में अनुसंधान करना। क्या करना? वनों के संबंध में अनुसंधान करना। लेकिन यह नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।
आप उत्तराखंड में रहते हो, देहरादून में आपको पता है FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्यों खोला उन्होंने, अंग्रेजों ने? इसलिए कि आप वहां से PhD कर सको, डॉक्टरेट, या आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, या आप वहां पर शोध कार्य कर सको। इसलिए किया उन्होंने? नहीं, वो इन्होंने इसलिए किया कि इस देश में हमारे काम की चीज कौन सी है उस पर शोध करना। क्या करना? मतलब अधिकाधिक दोहन कैसे करें हम वनों का, इसलिए उन्होंने FRI की स्थापना की थी। आज भले ही वहां पे हमारे छात्र जाते हैं, फॉरेस्ट्री पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं, है ना, लेकिन किसी जमाने में जो ये सब्जेक्ट्स बने थे या जो ये इंस्टीट्यूशंस बने थे, ये क्या था, उपनिवेश का दोहन करने के लिए बने थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 7 दिसंबर 1988 को एक अन्य नवीन वन नीति घोषित की गई। देखो कितने साल बाद, 50 में आई थी, 50 के कितने साल बाद, 38 साल बाद दूसरी वन नीति आई। अच्छा, पहली वन नीति में कहा था वनों को लगाना। और ये देखना आप, ये ना हर चीज किताब में नहीं मिलती। अगर आप देखेंगे जगह जगह पर फॉरेस्ट की अपनी नर्सरीज होती है, ये पता है? अरे नर्सरी समझते हो? एक तो प्राइवेट होती है जहाँ फूल पौधे वगैरह मिलते हैं, एक फॉरेस्ट की अपनी नर्सरी होती है जहां पर क्या होते हैं, किस तरह के पौधे वो किए जाते हैं, जो फॉरेस्ट के पौधे होते हैं। नहीं आया समझ में? उसमें चीड़ भी होगा, देवदार भी होगा, उसमें हर चीज होगी। ठीक है। एक नर्सरी सरकार की ऐसी होगी जो औषधीय पादपों से संबंधित होगी। औषधीय पादप मतलब, अरे औषधीय मतलब आयुर्वेदिक जो प्लांट्स होते हैं जिनका औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता है। अरे यहीं जाओ ऊपर सुशीला तिवारी हर्बल पार्क में, हर्बल गार्डन में जाइए। क्यों सरकार ने क्यों बनाया इसको? इसलिए कि आप वहां पे एक्यूप्रेशर पार्क में घूम सको, या इसलिए कि आप लेमन ग्रास की चाय पी सको। क्यों बनाया उसने, सरकार ने? मेरी बातें मेरे ख्याल समझ में नहीं आती। आप आती है? कान खोलो पहले। नारायण दत्त तिवारी जी की वाइफ का नाम था सुशीला तिवारी। उनके नाम पर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन कहां पर है? मुनि की रेती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वहां अंदर अगर आप जाएंगे तो हर्ब्स, हर्बल प्लांट्स मिलेंगे आपको। मतलब जो औषधीय प्लांट्स होते हैं ना, वो मिलेंगे। आप कभी जाना, पैसे देने पड़ते हैं वहां पर, ऐसा नहीं कि फ्री में मिलेंगे। वहां पर नर्सरी में एक व्यक्ति होगा, आपको जो भी पौधा चाहिए होगा वो सब मिल जाते हैं वहां पर। तो वो सरकार क्या कर रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है। किसको? हर्बल प्लांट्स को। काम आएंगे वो, किसके? औषधीय प्रयोजनों के लिए। समझ में आया? हाँ। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका। सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन कहाँ पे? तो वहीं अंदर उन्होंने एक पार्क भी बना रखा है जिसमें एक्यूप्रेशर पार्क बोलते हैं उसको। अलग अलग तरह के क्या बना रखे हैं, नीचे टाइल्स लगा रखी हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उस पार्क में रोज घूमे तो उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। 10 रुपए मात्र फीस लगती है जाने की, है? उसमें घूमो आप, सुबह सुबह घूमो, बढ़िया। और अंदर सारे वो लगा रखे हैं, हर्बल प्लांट्स लगा रखे हैं वहां पर। उस पार्क के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हर एक पौधे का अपना एक औषधीय क्या होगा, विशेषता होगी। नहीं आया समझ में? गए हो आप? तो गए हो, आप गए हो मेरे साथ। आप नहीं गए कभी? ओहो, आप देखा है, अंदर जाना कभी। चलो, 1988 में एक अन्य नवीन वन नीति घोषित की गई जिसके 3 लक्ष्य थे। पर्यावरण स्थिरता, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जीव जंतुओं एवं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की हिफाजत करना, और तीसरा लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। लोगों की, भाई अगर वन होंगे तो जीव जंतु भी होंगे। कई जीव जंतु तो इंडेंजर्ड हो गए। क्या हो गए? इंडेंजर्ड समझते हो? कई तो लुप्त हो चुके हैं, इतना खाया आपने उन्हें मार के कि वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। कई ऐसे हैं कि लुप्त प्राय की श्रेणी में है, मतलब होने ही वाले हैं। भूरा भालू है जैसा है ना। तो अच्छा, इंडेंजर्ड के लिए क्या होता है, एक रेड डेटा बुक होती है। कौन जारी करती है? कौन जारी करती है रेड डेटा बुक? ये तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IS का भी क्वेश्चन है, ये PCS का भी क्वेश्चन है।
कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, WWF है फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वो वाला WWF नहीं जिसमें लड़ते हैं, दूसरा WWF जिसका निशान क्या? पांडा। ये भी क्वेश्चन है, पांडा कौन सा पांडा? अरे यार, व्हाइट पांडा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जंतुओं की भी क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए, इसमें 88 वाली में जो 7 दिसंबर 1988 को वन नीति आई, उसमें बोला जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की हिफाजत करना। जायंट पांडा, बिल्कुल। सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना, फिर क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की? तो 1965 में की। 1900 भारत चीन युद्ध के 3 साल बाद। जिसका अध्यक्ष इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है। इसका कार्य आंकड़े एवं सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना, वनों के विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना होता है, या केंद्रीय वन बोर्ड को तकनीकी सहायता भी देता है, केंद्रीय वन बोर्ड को। दूसरा, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाने के लिए जून 1981 में इस संगठन को स्थापित किया गया। 1981 में, 1981 में, नए के हिसाब चलो भाई, 1981 में इस संगठन को स्थापित किया गया। अगला, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। देहरादून में 1906 में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना है। इस संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलौर, कोयंबटूर, जबलपुर, बुरनीहट में है। यह संस्था वन रक्षकों एवं राज्य सरकारों के वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है। सुन लो भाई, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर हैं? 4 क्षेत्रीय केंद्र कहां पर हैं? बेंगलौर में है, बेंगलुरु बोलते हैं इसको, बेंगलौर को क्या बोलते हैं? कर्नाटक में है बेंगलुरु। कोयंबटूर ये तमिलनाडु में है, जबलपुर ये मध्य प्रदेश में है, और बुरनीहट, इसको चेक कीजिए कहां पर है बुरनीहट। हाँ जी, मेघालय में है। कल को अगर IFS बन जाओ आप, IFOS बोलेंगे, IFS नहीं बोलेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सुना है, DFO सुना है ना। जैसे आपके DM होते हैं वैसे फॉरेस्ट के कौन होते हैं? DFO होते हैं, फॉरेस्ट के मालिक जिन्हें बोल गए। तो अगर आपकी ट्रेनिंग होगी तो कहां पर होगी? FRI में होगी। कहां पर होगी? ये 4 याद कर लीजिए, बेंगलोर, कोयंबटूर, जबलपुर और बुरनीहट। अगर मैं उत्तराखंड में क्वेश्चन बना रहा होता, ये बहुत टाइम हो गया पूछते पूछते कि FRI कहां है? देहरादून में है। स्थापना कब हुई जी? 1906 में हुई। अब मैं पूछूंगा इसका 4 क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है? बेंगलोर, कोयंबटूर, जबलपुर, बुरनीहट। ठीक है। यह संस्था वन रक्षकों और राज्य सरकारों के वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। अगला जो काम किया, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकारों के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। क्या किया गया? देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। यह संस्था लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक तरीकों को विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देती है। तुलसीदास जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक उल्लेख आता है कि जब भगवान राम को वनवास हो गया, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता क्या हो गए? वनवास में चले गए। अब उधर भरत जब अपने कहां पहुंचा? कहा? अयोध्या पहुंचा। जब उसे पता चला मेरी माता ने क्या कर दिया, राज्याभिषेक रुकवा दिया, सब कर दिया, तो पीछे पीछे चला। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, सुना है? अब चित्रकूट कहां है? कहां है चित्रकूट? अरे भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने गए वो। चित्रकूट कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही है। जोर से बोलो, कितनी दूर है? तो बताया जाता है, तुलसीदास जी बताते हैं कि जब भरत गया ना, तो भाई सेना ने चलना था,
सेना ने चलना था। अब सेना जब चलेगी तो जंगलों से होकर चलेगी, तो सेना भी पता नहीं कितनी विशाल रही होगी। तो क्या किया गया कि वृक्षों को रास्ता बनाने के लिए वृक्षों को उखाड़ कर, क्योंकि रथ जाने थे बड़े बड़े, क्या जाने थे, रथ जाने थे, वृक्षों को उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाया गया। पता नहीं कौन सी कला थी ऐसी, मतलब वृक्षों को काटा नहीं गया, काटने की बात नहीं करते हैं वो, क्या करते हैं कि वृक्षों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या रोपित कर दिया गया। क्या टेक्नोलॉजी थी, तब उनके रथ गए। तभी तो लक्ष्मण गुस्सा हुआ जब वो भरत, क्योंकि पूरी सेना के साथ आया ना अयोध्या की, तो लक्ष्मण को लगा ये आक्रमण करने आ रहा है। माता ने तो बोल दिया कि भाई वनवास जा, और इसको ये लग रहा है कि 14 साल बाद ये फिर वापस आएंगे तो क्या, तो ऐसा करता हूं मार देता हूं। तो लक्ष्मण इसीलिए क्रोधित हुआ, इसीलिए लक्ष्मण ने अपना क्या निकाला, सीधे धनुष निकाला। फिर भगवान राम ने समझाया, अरे भाई ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं, पहले बात तो कर ले कि क्यों आया है भरत, और भरत हम पर आक्रमण करने तो नहीं आया होगा। पता चला भरत तो बेचारा क्या, ऐसे भी भाई थे कभी, कैसे, जो कह रहे हैं कि आओ जी ले लो राजपाट, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे भी हैं जिनकी 3 पीढ़ियों से क्या चल रहे, मुकदमे चल रहे, एक दूसरा खून पीने के लिए क्या। हाँ जी, देखते नहीं है, देखना 2 नाली रखी हुई सबने अपने अपने घरों में, खेत की मेंढ पार कर ले बस एक बार, क्या कर दूं, ऐसे भी भाई है। अब पता नहीं कहां ले जाएंगे इतना भाई, पता नहीं कहां ले जाना उन्होंने। चलो जी, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। राज्य सरकारों के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। यह संस्था लकड़ी प्राप्त करने के आधुनिक तरीकों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देती है। आधुनिक तरीके ये हैं कि आप प्राप्त भी कर लो और पेड़ को क्षति भी ना पहुंचे। उत्तराखंड में एक परंपरा थी, पेड़ काटते थे, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी रखते थे, ये पता है, हाथ जोड़ते थे। क्यों, पाप मानते थे भाई पेड़ काटना, लेकिन क्योंकि घर में शादी है, अब एक चीड़ का पेड़ काटना है क्योंकि खाना उसी में बनना है, तो जब उसको काटते थे तो चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जिसपे दोबारा कोंपले नहीं निकलती, और पेड़ों में कोंपले निकल जाएंगी, चीड़ पे नहीं निकलती, तो उसके ऊपर मिट्टी रखते थे, हाथ जोड़ के क्या करते थे, पश्चाताप करते थे। मनुष्य बड़ा चालाक है वैसे, अपने काम के लिए हाथ जोड़ के ही सॉरी बोल के हत्या कर दी पेड़ की, बताओ। चलो अगला, राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। राज्य के द्वारा वनों को ठेके पर उठाया जाता था और फिर ठेकेदार वनों से लकड़ी आदि काटते थे। सरकार की नीति ये रही है अब गत वर्षों से कि प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक वन विकास निगम बनाए जाएं, जिससे कि ठेकेदार प्रथा को समाप्त किया जा सके। अब तक 19 राज्यों में विकास निगम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, अरे वो ठेकेदारी तो आए थे जब पेड़ों से चिपक गई महिलाएं, कौन, गौरा देवी, चिपको आंदोलन, है ना। उत्तराखंड वालों ने पूछा, जैसे यहां पर चिपको आंदोलन चला, बिल्कुल चिपको आंदोलन जैसा एक और आंदोलन चला कर्नाटक में, उस आंदोलन का नाम क्या था, उसका नाम था एप्पिको आंदोलन। क्या नाम था, कर्नाटक का एप्पिको आंदोलन और उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, लगभग लगभग क्या था, समान था। और जो चिपको आंदोलन की चिपको वुमेन किसको बोलते हैं, गौरा देवी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पेड़ से लिपट जाना। हाँ जी, चमोली कहाँ की, चमोली में कहाँ की, हाँ तो पता करो ना, उत्तराखंड में क्वेश्चन बनेगा वहां से। कहाँ की थी भाई गौरा देवी, अरे भाई रैणी, रैणी के जंगलों में क्या, भाई कहीं की बेटी रही होंगी, कहीं की बहू रही होंगी, लेकिन जो घटना है वो वहां की है। अगला, वन महोत्सव। भाई कृषि मंत्री के एम मुंशी। एक बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बना कि वन महोत्सव का प्रारंभ किसने करवाया था, आंसर के एम मुंशी। ऐसे भी कृषि मंत्री थे, देखिए किस जमाने में। उन्होंने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना था। यह आंदोलन अभी भी चालू है। प्रति वर्ष पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हमसे भी वृक्षारोपण कराया गया। आज मैं जब उस स्थान पर जाता हूं और उन पेड़ों को देखता हूं तो बड़ी खुशी मिलती है। क्या मिलती है, भले ही हम स्कूल से गए थे,
कोई ऐसा अंदर से नहीं था कि पेड़ लगाने हैं भाई, ये था कि एक कार्यक्रम था, वन महोत्सव चल रहा था, तो हमें बोला गया कि भाई आज वृक्षारोपण होना है, पेड़ आ रखे थे ट्रक भर के, तो कुछ वृक्ष एक हमने भी लगाया, उसमें सबका बच्चों का नंबर आया, फिर बोला इसमें पानी देते रहना भाई, तो ईमानदार भी होते थे हम लोग, बच्चे जाते थे पानी डालने उसमें, है ना। तो कुछ पेड़ों को तो बकरी खा गई, गाय खा गई, लेकिन वो जो पेड़ मैंने लगाया था तो वो अभी भी है, काफी बड़ा हो चुका है। उसको देख के क्या होता है, प्रसन्नता होती है बहुत। ठीक है जी। कहीं पर भी आपको पीपल वीपल दिखता है ना, घरों में नहीं हो जाते कई बार टंकी के नीचे इधर उधर, तो उसको क्या करना है आपने, उखाड़ के फेंक देना है ना। नहीं, उसको उखाड़िए वहां से बाइज्जत, और उसको बिल्कुल वो करके संरक्षित करके कहीं जंगल में कहीं ऐसी जगह पे लगा दीजिए, सड़क के काफी अंदर जाकर किनारे, बिल्कुल सड़क के किनारे मत लगाना, सड़क के अंदर जाकर वहां पे लगा दो। क्यों? क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है, पूजनीय है, ऑक्सीजन देता है बहुत ज्यादा। क्या देता है? दिन और रात ऑक्सीजन देता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना की, मैनेजमेंट, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। मुख्यालय कहां पर? भोपाल में। मुख्यालय कहां? फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां है? आंसर भोपाल में है। इस संस्थान की स्थापना स्वीडिश इंटरनेशनल विकास संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से हुई। यह संस्थान एशिया में व शायद विश्व में प्रथम संस्थान है जो अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर पढ़ाने का कार्य करता है। यह विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है तथा वन प्रबंध और स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था कर रहा है। अगला भैया, वन संरक्षण अधिनियम। केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया था, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कहीं पे अगर जमीन ले रहे हो और बगल से फॉरेस्ट लगा हुआ है तो सोच समझ कर लेना। लोगों ने क्या किया, पुराने लोगों ने फॉरेस्ट की लैंड को पेड़ काट काट कर क्या कर दिया, कृषि भूमि बना दिया। जब तक कागजों में वो कृषि भूमि नहीं है तब तक वो कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। आप अपना मकान बना लो चाहे वहां पर, वन विभाग आएगा आपका पूरा क्या कर देगा, तोड़ देगा। समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980। बिना सरकार की अनुमति के किसी भी वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसे और कारगर बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कारगर बना दिया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसमें इतना ही। एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था भाई कि मैदानी भागों में कितना होता है, पूरे देश में 33.3% पर वन होने चाहिए। मैदानी भागों के लिए यह सीमा 25% रखी गई है और पर्वतीय भागों के लिए यह 66.67% रखी गई है। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है। इतना समझ में आ गया? और एक, भारत में घटते वन क्षेत्र को संरक्षण, पुनर्वनीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी। लगभग 46,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन की क्रियान्वयन अवधि 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 वर्ष की थी। 3 मार्च 2015 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का विलय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का विलय किसमें हुआ? आंसर मनरेगा में हुआ। किसमें हुआ? और एक प्रश्न कल आप पूछ रहे थे, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। कितनी? जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर ऊंचाई उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का कारण पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है। ये आईएएस वालों ने आंसर दिया भाई 2005 में। फलस्वरूप पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ये पीसीएस मेंस में भी आया 2005 में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसमें इतना ही करें।